आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में अक्सर आते हैं या आने चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर मैंने बताया था आप लोगों को, अप्लाइड मैकेनिक्स का ये पेपर जैसे है, इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, देखिए। ठीक है। अब मेरे पास 3-4 क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से मैं आप लोगों को जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। जनरल क्वेश्चन है, स्टैटिक्स किसे कहते हैं और डायनेमिक्स किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पे अगर फोर्स लगाते हैं और वस्तु मूव नहीं करती, तो उस कंडीशन में जो हम कंडीशन कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक। और जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी हमारी मूव करने लग जाती है तो उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स दो तरह के, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। ठीक है ना, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। काइनेटिक्स में हम फोर्स के बारे में बात नहीं करते कि जो मोशन का कारण है ना फोर्स, सिर्फ वेलोसिटी की बात करते हैं। पता होगा आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। डायनेमिक्स क्या कहलाती है, स्टैटिक्स जो है उसमें फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कारण है ना, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जो हम फोर्स है जो इसका कारण है ना उसके बारे में बात करते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में कई बार क्वेश्चन ये आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, और इसके बीच में डिफरेंस भी आता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस भी आता है। एक क्वेश्चन आता है, स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। स्केलर किसे कहते हैं, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसमें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे स्पीड है। वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर, जैसे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे भी क्वेश्चन हमारा मिलता है। ठीक है ना, ये शुरुआती चैप्टर के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में जो आसान पोर्शन पड़ता है वो फ्रिक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोलते हैं घर्षण बल। जब कोई दो वस्तु आपस में एक दूसरे पे स्लाइड करती है या रोल करती है, तो जो फ्रिक्शन है जो इसके मोशन को रोकता है, फोर्स, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या इस्तेमाल है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन को, घर्षण बल को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, लुब्रिकेशन के द्वारा, स्ट्रीमलाइन बॉडी के द्वारा। तो ये सब हमारे तरीके, ये कर लेना, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं और वस्तु मूव नहीं करती, तो मूव ना करने के कारण क्या, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, तो फ्रिक्शन जितना हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन बल भी उतना बढ़ता जाएगा। तो उस अवस्था में जब वस्तु मूव नहीं करती तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं और वस्तु मूव करने लग जाती है, स्लाइड करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, कि जब हम फोर्स लगाएंगे और हद से ज्यादा जब वस्तु जस्ट मूव करने वाली है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो हद से ज्यादा फ्रिक्शन होता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, ये अक्सर आता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। कोन ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कर लेना अच्छे से। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान, ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद में आपका जो चैप्टर है मशीन वाला चैप्टर जो है ना, वो बहुत आसान पड़ता है। मशीन वाला चैप्टर में क्या है, मशीन रिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है। रिवर्सेबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन को बोलते हैं नॉन रिवर्सेबल मशीन। ये बात होती है हमारी, एफिशिएंसी जिस मशीन की 50% से कम है वो बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। उसको मान लीजिए वापस रिवर्स नहीं करेगी, लेकिन जिसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा है वो हमारी मशीन वापस करेगी, तो वापस उल्टा काम कर देगी, उसको बोलते हैं रिवर्सेबल मशीन। तो ये क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर क्वेश्चन बेटा आता है मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं MA, मैकेनिकल एडवांटेज। डब्ल्यू बटा में ये हमारा डब्ल्यू बटा में जो हम वेट उठाते हैं और बटा में अप्लाइड फोर्स, उसके फार्मूला है ये मैकेनिकल एडवांटेज कर लेना।
वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है कि हमने कितनी आउटपुट ली है, ये भी करना है डेफिनेशन। और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में डिफरेंस, मतलब आपस में रिलेशन जो है, डिफरेंस नहीं, आपस में दोनों का रिलेशन है, वो भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। फिर क्वेश्चन आता है ये यहाँ पे सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। लीवर, सिंपल लीवर किसे कहते हैं और कंपाउंड, इसी चैप्टर का है बेटे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल लीवर किसे कहते हैं और कंपाउंड लीवर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इन दोनों में डिफरेंस आता है कि दोनों में सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर में क्या डिफरेंस है। फिर क्वेश्चन आता है इनकी एप्लीकेशन क्या है, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर की एप्लीकेशन क्या है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता ही आता है। फिर इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का हर बार आता है, सिस्टम ऑफ पुली बेटे, डायग्राम है ये पुलियां लगा रखी है हम लोगों ने। पुली पे क्वेश्चन है, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम। तो ये कई बार फर्स्ट सिस्टम पूछ लेता है, कई बार थर्ड सिस्टम पूछ लेता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ पुली है ना, डायग्राम याद करना है आपने, और डायग्राम के इसकी एफिशिएंसी भी याद करनी है और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला भी याद करना है। ठीक है ना, तीनों सिस्टम की एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज अलग अलग होती है। तो ये क्वेश्चन आपने हर हालत में करना है, जो कि आसान भी पड़ता है और इंपॉर्टेंट भी है। फिर एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में जो हम दो फोर्सेस को आपस में जोड़ते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ आता है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता ही आता है, जो कि आपने करना ही करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में एक जो चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये क्वेश्चन जो इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है बेटा, सेंट्रोइड किसे कहते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या है, जैसे वस्तु मान लीजिए ये है, तो इसका सेंटर बिंदु जो है ना, ये हमारा सेंटर बिंदु कहलाता है। एरिया का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो पेन को जहां पॉइंट पे बैलेंस होगा, ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि इधर का वेट और इधर का वेट दोनों समान है। देखो यहां लंबाई ज्यादा है और यहां लंबाई कम है। देखिए यहां लंबाई कम है और यहां लंबाई ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो, वस्तु के बिल्कुल बीच में हो, जरूरी नहीं है। तो यानी कि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही हो, जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। क्लियर है, ये याद कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक बात और है, इस पे न्यूमेरिकल ही आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। न्यूमेरिकल जो आएगा ना बच्चों, ट्रेपोजियम, किताब में दे रखा है ट्रेपोजियम का सेंट्रोइड निकालिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए। सेमी सर्कल का भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेमी सर्कल का मतलब क्या, आधा सर्कल, ये दे रखा है आधा सर्कल, इसका निकालना है तो न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, टी सेक्शन दे देगा, ये टी सेक्शन दे दिया आपको, और इसके बारे में पूछेगा भाई कि टी सेक्शन किसी भी तरह का, या एल सेक्शन दे दिया हमने, एल सेक्शन दे दिया, ये मान लीजिए ये एल सेक्शन दे दिया, बोलो इसका सेंटर बताए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएं। निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो ये हो गया हमारा और एक हिस्सा ये हो गया। तो इसी प्रकार से इसके भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये। न्यूमेरिकल सिंपल सा किताब में सॉल्यूशन करना है, अनसोल्ड तो आपने टच भी नहीं करना किताब के अंदर। सोल्ड वाले न्यूमेरिकल कर लेना, आसान न्यूमेरिकल कर लेना। किताब क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेज दिए हैं, इस ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार कर लेना। यही न्यूमेरिकल अक्सर रिपीट करते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो ये मैंने मेन क्वेश्चन, देखो मेरी राइटिंग हो सकता है गंदी हो, कोई बात नहीं, मैंने बोला है, ये लिख लेना अलग से। ये मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते हैं, जिनको आपने तैयारी करनी है। और मैंने आप लोगों को पेपर भी दिखा दिया था, पिछली बार भी दिखा दिया था। एक क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, ये भी अक्सर आता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु पे कई सारे फोर्स लगते हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगते हैं और वस्तु मूव नहीं करती, उनका रिजल्टेंट जीरो होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और एक न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, डिटरमाइन एनालिटिकल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर फोर्सेस।
ये देखो न्यूमेरिकल आया हुआ ना, ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आया हुआ है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल जो आया हो ना, इस न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, ये देखिए न्यूमेरिकल को बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, जो कि बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लगता है। देखिए न्यूमेरिकल क्या हुआ है, 50 न्यूटन पुलिंग ईस्ट, पुलिंग पुलिंग और पुश। देखो ये यहाँ पे ये बना लीजिए, ये न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, अपना हिमालय पर्वत नॉर्थ की तरफ है, नीचे होता है साउथ, ठीक है ना, और इधर होता है ईस्ट, इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। देखिए ये वेस्ट। तो ये कहता है 50 न्यूटन पुलिंग ईस्ट, ईस्ट साइड में पुल करने वाला है। तो ईस्ट साइड में देखिए पुल, पुल का मतलब धकेलना, पुश का मतलब ये, पुल का मतलब ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से कितना लगा रखा है, 50 न्यूटन लगा रखा है, 50 न्यूटन लगा रखा है। इसी प्रकार से 300 न्यूटन पुलिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 300 न्यूटन का लगा रखा है नॉर्थ पुलिंग, यानी कि यहाँ पे ये फोर्स जो है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट के दोनों के बीच में है, ये फोर्स लगा रखा है 300 न्यूटन का, ये 300 न्यूटन का लगा रखा है। फिर 250 न्यूटन पुलिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में ये पुलिंग वाला, ये देखिए ये है हमारा, ये 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन है हमारा, नॉर्थ वेस्ट में हो गया। और इसके बाद में 200 न्यूटन पुलिंग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट में, यानी कि इधर आ गया, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का, ये एंगल दे दिया। देखो जिससे होगा वो कर लेना भाई, ये जस्ट मैंने आपको करवाने के लिए बताया है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो बता रहा हूं आपको, 200 न्यूटन है, और ये क्या, पुलिंग, पुलिंग का मतलब है अपनी तरफ खींचना, क्लियर है। अब ये सारे जो है इनको आपने 200 न्यूटन, 250 न्यूटन, 300 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये तो हमारा एक ही हो गया। इसको दो हिस्से में रिजोल्व करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसको दो हिस्से में रिजोल्व करना है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको दो हिस्से में करना है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए यहां पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 300 साइन, यहां पे 45 डिग्री हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 300 कोस 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से 250 जो है, 250 इसका हो जाएगा 250 कोस 45 डिग्री हो जाएगा, 250 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। इसका हो जाएगा 200 कोस 60 डिग्री हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो साइन वाले और कोस वाले जो ये हैं इनको, और ये हमारा 50 न्यूटन रहेगा, 50 न्यूटन सीधा सीधा ऐड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल में हम हॉरिजॉन्टल वाले आपस में ऐड कर लेंगे, ये ठीक है, ये साइन वाले जो साइन वाले हैं इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। न्यूमेरिकल किताब में दे रखा बच्चों, उससे कर लेना आप। और वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट ये नहीं आएगा वर्टिकल में, ठीक है ना, ये कंपोनेंट आ जाएगा, कोस वाला आ जाएगा, ठीक है, ये कोस वाला आ जाएगा, इनको आपस में ऐड कर लेने हैं। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कर सकते हो, यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर, नहीं तो साइन और कोस की वैल्यू आपको निकालनी आती है, वो निकाल के कर सकते हो। अब रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर, ये जो आएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर आपस में ऐड कर दोगे, और टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाय एच, वर्टिकल कंपोनेंट बटा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये जिससे होगा वो कर लियो, नी किताब में दे रखा है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर आगे भी कभी आपका वास्ता पड़ा तो मैं करवा सकता हूं। दूसरा सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन, 10 10 2 दे रखा हमारा। देखिए टी सेक्शन दे रखा है, ये देखिए हमारा टी सेक्शन, ये देखिए ये टी सेक्शन दे रखा है हमारा, ये टी सेक्शन दे रखा है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी 10 है, ये 10 है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी 10 है, ये देखिए 10 है, और ये मोटाई हमारी 2 है, ये मोटाई हमारी 2 दे रखी है। 10 ये दे दिया, 10 ये दे दिया, हिस्से बन गए, एक तो ये हिस्सा बन गया 1, और एक हिस्सा बन गया 2। किताब में दे रखा है, न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना ये, ठीक है ना। तो ये 2 हिस्से दे रखे हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा पाएगा, इस प्रकार से एल सेक्शन दे दिया आपको, ये दे दिया। तो इस एल सेक्शन में 2 हिस्से बनेंगे, एक तो ये हिस्सा बनेगा और एक ये हिस्सा बनेगा। किताब में दे रखा है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, ये न्यूमेरिकल किताब में दिया हुआ है, इसको अच्छे से कर लेना।
और देखिए बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन, यार ये सीधे सीधे पका पकाए माल मिल रहे हैं। एक्सप्लेन सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। अरे मैंने आपको बताया है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन। ही बताओ, न्यूमेरिकल करना आसान है, ये थ्योरी करना आसान है? तो ये यार गोटा मार जाओ, इसका डायग्राम है सिस्टम ऑफ पुली। मैंने बताया ना, सिस्टम ऑफ पुली पे देखिए, सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम, इन तीनों में को एक क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए, और तीनों का डायग्राम बनाना है, और इसके बारे में बेसिक सा लिख के आना है, और इसका फार्मूला जरूर लिख देना बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। क्योंकि हम भारी चीजों को उठाते हैं तो सिस्टम ऑफ पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाते हैं। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिवर्सेबल नॉन रिवर्सेबल मशीन, सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं इसके अंदर, चैप्टर के अंदर भी बता दिए। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पे क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो। ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इसकी फोटोज क्या खींच लेना भाई। और जो थोड़े से चीज समझ में ना आए, मैंने बोल के बता दिया है, मेरी राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में लिखी है, मेरे को टाइम की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी हेल्प कर पा रहा हूँ बेटा, जितना मेरा बिजी शेड्यूल है ना। जो भी बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में मुझसे हेल्प मांग रहा है, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। अब की बार मैंने प्रयास किया था आप लोगों को जोड़ूं, बहुत सारे बच्चे इससे मेरे सिस्टम से जुड़ते जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, जितना भाई हो जाए ना उतना तैयारी कर लेना, जी लगा के तैयारी करो बच्चों, चीज सीखने के लिए चीज करो। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आएंगे। अरे यार, पेपर पास करना मकसद नहीं है, पेपर तो पास हो जाएगा, असली चीजों को सीखो, जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। इंजीनियर्स हो तुम लोग भाई, और इंजीनियर्स को ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है आगे जाकर के फील्ड में, ठीक है ना। इंटरव्यू में सारी बातें ही पूछेंगे, कल ने काम करना है तो कैसे काम करोगे। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे चीजें आती तभी तो पढ़ा पा रहा हूं मैं आप लोगों को, समझ गए ना आप लोग। तो काबिल बनो, काबिलियत अपने आप पीछे आए, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी आपके। काबिल बनो बच्चों, नकल नहीं करनी। मैं बैठा हूं, मैं दोबारा तैयारी करा दूंगा, घबराओ मत, ऑनलाइन तैयारी करा दूंगा भाई। एक वादा करो अपने आप से भाई, अपने दम पे पेपर क्लियर करेंगे। मेरे को शेर बच्चे चाहिए, और मैं शेर बच्चे तैयार करके दे रहा हूं सिस्टम को, ठीक है ना। मैं आपका डर खोल रहा हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा आपको, जूम पे क्लास लेके पढ़ा दूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है यार। जो बता देख के चीजें बता रहा है, वो किताब लेकर के नोट्स में से बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। तो मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो और बना बना के अलग अलग सब्जेक्टों की चैप्टर वाइज बना बना करके डाल दूंगा। जैसे मैथ 2 की डाल रखी है मैंने, फिजिक्स 2 की डाल रखी है, और भी सब्जेक्टों की मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लैपटॉप पे बना करके डाल दूंगा। उसमें मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि मेन मेन आपके सब्जेक्ट हैं, यही आप लोगों को करने होते हैं। और आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो कर लोगे यार, ठीक है ना। तो वो लॉजिक मैं आपको समझा दूंगा, घबराओ मत, लिख लिख के तैयारी करते रहो। ये मेन मेन क्वेश्चंस कर लीजिए, न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। पहले करो थ्योरी, थ्योरी में जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको लिख लिख के याद करो अच्छे से। डायग्राम जो है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। मैंने आपको कहा काले रंग के पेन से डायग्राम, स्केल से डायग्राम बनाना, जल्दबाजी ना करना, आराम से। हेडिंग लिखना है काले रंग के पेन से, साफ साफ लिखने है हेडिंग, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल साफ लिखो। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिर वो क्वेश्चन करो जो आपको कम अच्छे से आता है, फिर वो क्वेश्चन करो जो आपको आते ही नहीं है। आते नहीं है तो फिर आप कहोगे जी लिखे क्या। अरे अपने विचार तो लिख सकते हो उसके बारे में, जो समझ में आया जैसे आया कुछ ना कुछ लिखो उसके बारे में, अटेम्प्ट करके आओ। कई बार टीचर को ठीक लग जाता है, वो नंबर दे देता है। घबराने की जरूरत क्या है, आपके पास में खुला स्पेस, बड़ी आंसर शीट दे रखी है, टाइम 3 घंटे का है, 60 नंबर का पेपर करना है। और एक बात और है, 60 नंबर में चॉइस भी तो मिली हुई आप लोगों को, ये देखिए आप। तो घबराइए मत, कूल होकर के तैयारी करो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपके साथ हूं। इब क्या नहीं तो अगली बार सही, लेकिन अब की बार भी ये नहीं कि इब क्या नहीं तो तैयारी करो, अभी भी अच्छी तरह से तैयारी करो, जम के तैयारी करो। अभी तक मैंने जिन बच्चों को हेल्प करी है, गाइड किया है, सारे बच्चे खुशी से मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बोला सर पेपर बहुत अच्छा हो गया हमारा, हमारा पढ़ने का मन करता है और हमें समझ में आ रहा है। और आप सारे मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, हौसला बनाए रखे। मैंने अपना चैनल बना रखा है विकास जैन अकेडमी, इस पे मैं वीडियो डालता रहता हूं। और मोर ओवर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9466460178, इस पे मुझे अपना नाम, ब्रांच का नाम, सेमेस्टर और कॉलेज, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बता दे, और मैं आपको आपकी ब्रांच के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से उसी ग्रुप में डाल दूंगा। क्योंकि अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट हैं,
तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्टों की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैं डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, डायरेक्टली आपको मैसेज दे सकता हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज सकता हूं, वीडियो के लिंक भेज सकता हूं, हम जूम पे क्लास ले सकते हैं। मैं अगर मान लो जूम पे क्लास लूंगा, ग्रुप पे डाल देता हूं। मैंने बहुत सारी क्लास ली है अभी बच्चों की रिसेंटली, तो जूम पे मैंने डाल दिया, बच्चे उस टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन साधन है। तो एक तो घबराओ मत बच्चों, शर्माओ मत, मैं भी आप ही की तरह हूं, ठीक है, मैं भी कर करके सीखा हूं, और मैं आप लोगों की दिल से हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों के अंदर ये भय बैठ जाता है कि यार हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो बच्चों मैं आपके साथ में हूं, हम सब अच्छे से कामयाब होंगे, आप सारे अच्छे से कामयाब होंगे, ये मेरा पक्का एश्योरेंस है, और मैं आप लोगों की सहायता कर रहा हूं। घबराइए मत, बहुत ही आसान है पढ़ाई, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये टॉपिक तैयार कर लो अच्छे से, और फिर धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा अगले सेमेस्टर में भी हम आपस में कम्युनिकेशन रखेंगे। तो मेरे ग्रुप से आप लोग जुड़ते जाइए, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके जुड़ते जा रहे हैं, और मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चों की भाई मैं मान लो नहीं भी हेल्प कर पाऊं तो बुरा मत मानना बच्चों, कई कारण के इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, समय बहुत थोड़ा, समझ रहे हो, हर एक का पेपर होता है जी, मेरी री की पेपर है जी, मेरा ये पेपर है, मेरा वो पेपर है, मेरे को हेल्प कर दो। तो बच्चों जितना मैं कर पा रहा हूं ना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे कोई किसी बच्चे की सहायता नहीं हो पाई या कोई रह गया ना, तो बुरा मत मानना, ये मान लेना कि सर जी ने प्रयास पूरा किया है। मेरा कोशिश ये है कि मैं जो थोड़ा बहुत समय है, उस थोड़े बहुत समय में ये ऐसा काम करूं जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिले। समझ गए मेरी बात? मान लो इक्का दुक्का बच्चा किसी, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ इक्के दुक्के बच्चे की, इससे बेटर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर हेल्प कर रहा हूँ तो 200 500 1000 बच्चों की हेल्प करूँ, एक वीडियो से सारे बच्चों को फायदा मिल जाए। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स आपका बेस सब्जेक्ट है, सिविल मैकेनिकल ऑटो वगैरह का, तो ये आपने करना ही करना है। और फिर कौन सा मैं कहीं चला गया भाई, अगले सेमेस्टर में देख लेंगे, रिश्ता तो हमारा बन गया आपस में, एक प्लेटफॉर्म दे दिया यूट्यूब ने हमें, मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वीडियो डालता रहना कि आ जाओ भाई आ जाओ बच्चों जिन्हें जुड़ना है, ठीक है। मैं फेसबुक पे भी आप लोगों का ग्रुप बना लूंगा, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना ही दिया सभी ब्रांचेस के बच्चों का। तो जुड़ते रहिए, घबराइए मत, और भाई मुझसे नाराज मत होना, हो सकता है कोई गलती से कोई बात मैं गलत बता भी दूं, एक आधा बच्चा कई बार कहता है जी आपने ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत बता दिया, ऐसा कई बार हो जाता है यार, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मेरा नई नई टेक्नोलॉजी सीखी है, क्लास में पढ़ाता रहा हूं अभी तक मैं। तो एक आधी छोटी मोटी गलती है उसको इग्नोर कर देना, अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी चलना है आपने, ये नहीं कि सर जी ने बता दिया तो बस वही काम करना है। बट जो मैंने बताया है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के करोगे ना, तो सबसे पहले बेटा अपना पेपर क्लियर करना मकसद है। पेपर क्लियर रट्टे मार के नहीं करना, हमें समझ के करना है, चीजों को समझो, लिख लिख के अभ्यास करो, डायग्राम लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डेफिनेशन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, खुला खुला साफ साफ लिख के आना, और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। अभी तक मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू। आगे भी इसी प्रकार से मेरे से जुड़े रहिए, हौसला बनाए रखें, जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं वैसे आप लोग भी औरों की हेल्प कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चों पढ़ाई के कारण से वंचित रह जाते हैं, मैं दीवे से दीवा जला रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं ऐसे आप भी नीडी बच्चों की औरों की भी हेल्प करना, अपने साथियों को पढ़ाओ, उससे आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जुड़े रहिए, अच्छा मकसद लेके चल रहे हैं, हम सब कामयाब होंगे, पक्का है ये, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, जी लगा के तैयारी करो, नकल नहीं मारनी किसी भी कीमत पे, ये मेरे से पक्का वादा करो यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं फिर नकल मारने की जरूरत क्या है यार। क्वेश्चंस यही आते हैं, और कोई न्यारे थोड़ा घर से थोड़ा, और टीचर आपके दुश्मन नहीं है बच्चों, हमें तो आपकी नॉलेज को चेक करना होता है पेपर बनाते समय। हम चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने ये चीज सीख ली, क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे ने जवाब दे दिया हाँ भी उसको आता है, इसका मतलब उसने ये चीज सीख ली है, अब वो अगली क्लास में जा सकता है, पेपर पास हो सकता है। तो बात को समझो आप लोग, नकल वकल नहीं करनी किसी भी तरह से, अपने दम पे पेपर क्लियर करो, नियत से पेपर क्लियर करो, मेहनत करो, लग के तैयारी करो। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके मिलते हैं, और मेरे से जुड़ते रहिए, मेरे को व्हाट्सएप पे जुड़ते रहिए आप लोग, मैसेज करते रहिए। मेरा नंबर 9466460178 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दूंगा, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूं, मैं किसी बच्चे को भी निराश नहीं छोड़ता, ठीक है, मैं हर हालत में आपकी हेल्प करता हूं, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।